स्टूडेंट्स, हमने आधा पार्ट 1 में पढ़ा था, अब आधा पार्ट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। शती मतलब 100 वर्ष तक पहुंचने में। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उनकी आंखों पर जो अपने पक्षियों को ढूंढने के लिए जो दूरबीन हमेशा वो टांगे रखते थे, वो उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। लेखक ने सालिम अली को क्या संज्ञा दी है? बर्ड वॉचर की, यानी पक्षियों को खोजने वाला बर्ड वॉचर की संज्ञा दी है उन्हें। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। वो कहते हैं कि वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लेकर आ जाते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़न में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वे प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले थे ये केरल की साइलेंट वैली को। वहाँ की जो रेगिस्तानी हवाएं थी, वो केरल की जो साइलेंट वैली घाटी थी उसको, उसके गर्म हवा के झोंके उसको बर्बाद कर रहे थे, उसको नष्ट कर रहे थे। इस चिंता में, प्रकृति को बचाने के लिए, इसी चिंता में वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास एक अनुरोध लेकर गए थे, अपनी प्रार्थना लेकर गए थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम कर दी। अब प्रश्न बन जाएगा कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने ऐसा क्या कहा जिससे उनकी आंखें भर आई? तो उन्होंने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया और उनका प्रकृति के प्रति ये लगाव देखकर, ये प्रेम देखकर चौधरी साहब की आंखें भर आई थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? सोंधी माटी का मतलब है खुशबूदार माटी। खुशबूदार माटी। बूंद का असर कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कह रहे हैं कि अब ऐसा कौन रह गया जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जो पक्षी जीवित हैं उनके बारे में सोचेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ अ स्पैरो। सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, मतलब अपनी कहानी लिखी थी, जिसे उन्होंने नाम दिया था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रिडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रिडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? फ्रिडा ने, उसने कहा कि वो चाहती तो लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ बता सकती थी, वो उसका जीवन साथी था, उसके साथ उसने काफ़ी जीवन बिताया था अपना। पर उसने कहा कि वो कैसे पक्षी प्रेमी थे, उनका पक्षियों के प्रति जो लगाव था, जो स्नेह था, उसके बारे में मुझसे ज़्यादा
मेरी छत पर बैठने वाली वो गौरैया पक्षी बता सकती है जिसके साथ वो अपना ज़्यादातर समय बिताते थे। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। लॉरेंस की पत्नी फ्रेडा ने कहा कि बेशक लॉरेंस मेरी रगों में समाया है, मैं उसके बारे में जानती हूँ, परंतु मेरे अनुभवों को मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगी जितना कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में आपको बताएगी। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ये उस घटना का जिक्र है जब बचपन में इनकी एयरगन से ये जब खेल रहे थे तो एक नीले कंठ वाली गौरैया पक्षी घायल हो गई और वो घायल होकर गिर पड़ी, जिसने इनकी सारी ज़िंदगी को बदल दिया और ये एक पक्षी प्रेमी बन गए थे। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। एक शब्द आया यहाँ पर नैसर्गिक। नैसर्गिक शब्द का मतलब है प्राकृतिक, नेचुरल। प्रतिरूप का मतलब है उसी के जैसा रूप। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए, मतलब जैसे लॉरेंस थे प्रकृति के प्रति, बिल्कुल लॉरेंस का ही प्रतिरूप बन गए। उन्हीं के जैसे व्यक्ति बने। कौन? सालिम अली। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसमें उन्होंने कहा कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में उन्होंने इतना अपना योगदान दिया, इतना अपना सहयोग दिया, या इतनी दूर तक उन्होंने जाकर पक्षियों की और प्रकृति की के विषय में जानकारी इकट्ठी करी कि वो एक टापू बनने की बजाय, टापू पता है कि एक छोटा सा टीला जो बन जाता है, अथाह सागर बनकर उभरे। प्रकृति की दुनिया में वो एक टापू की तरह सीमित नहीं रहे कि एक ही जगह पर बैठ गए और एक ही जगह पर सीमित रहे, बस वहीं की जानकारी इकट्ठी की। नहीं, जिस तरह एक अथाह सागर दूर तक फैला चला जाता है, उसी तरह लॉरेंस भी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर पक्षियों और प्रकृति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है, भ्रमणशील मतलब घूमने वाला स्वभाव था उनका, उनकी यायावरी से, यायावरी का मतलब भी वही है, घूमने वाले, एक खोज में घूमने वाला, किसी चीज़ की खोज में घूमने वाला। भ्रमणशील स्वभाव मतलब घूमने का स्वभाव। उनकी यायावरी से यानी उनकी नई नई चीज़ों की खोजबीन करने से परिचित हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी कि जब उनकी अंतिम यात्रा चल रही है तो लोगों को क्या लग रहा है कि वो पक्षियों के सुराग में ही, पक्षियों की खोज में ही निकले हैं। सुराग का मतलब है खोज करना, उनकी खोज में निकले हैं और बस अभी अपने गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ वापस आ जाएंगे, यानी नए पक्षियों की खोज करके वो वापस आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? वो कहते हैं कि जब तक वो नहीं लौट आते, अर्थात इसका मतलब ये है कि जब तक उनके जैसा कोई दूसरा प्रकृति प्रेमी, पक्षी प्रेमी हमें नहीं मिल जाता, यानी हम सालिम अली जैसा ही व्यक्ति कोई नया नहीं ढूंढ लेते, क्या तब तक हम उन्हें गया हुआ मान ले? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। लेखक कहता है कि मेरी आंखें नम हैं, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि सालिम अली तुम लौटोगे। सालिम अली के लौटने से यहाँ लेखक का मत है, मानना है कि ऐसा ही उन्हीं के जैसा कोई व्यक्ति ज़रूर आएगा जो प्रकृति को, जो दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है, इस नष्ट होती हुई प्रकृति को बचाने का प्रयास करेगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, यानी कि सालिम अली के जैसा ही कोई व्यक्ति जिसे प्रकृति से अपने से ज़्यादा प्रेम हो, जो प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति ज़रूर ही लौटेगा। पाठ का सार पूरा हुआ। मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ अब, ठीक है। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? मैंने बताया था आपको कि बचपन में सालिम अली अपनी एयरगन से खेल रहे थे। खेलते खेलते एयरगन की गोली जो थी वो एक नीले कंठ वाली गौरैया नामक पक्षी को लग गई थी और वो पक्षी घायल होकर गिर गई।
इस घटना से उनका मन इतना पिघल गया, इतना द्रवित हो गया कि उन्हें एक पक्षी प्रेमी बना दिया उस घटना ने। उन्होंने उसी दिन से निश्चय किया कि वो पक्षियों की देखभाल करेंगे, उनकी खोजबीन करेंगे और पक्षियों को ही अपना जीवन समर्पित कर देंगे। अगला प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। ये हमने अभी पढ़ा था कि सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे और उन्होंने अनुरोध किया था कि आप कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे प्रकृति को, केरल की साइलेंट वैली को दूषित होने से, नष्ट होने से बचाया जा सके। तो उनके प्रकृति के प्रति उनका यह लगाव देखकर चौधरी साहब की आंखें भर आई थी। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रिडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो फ्रिडा ने ऐसा इसलिए कहा कि लॉरेंस जो थे वो गौरैया के साथ, अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ बहुत समय बिताते थे। सारा समय उनका उस गौरैया पक्षी के साथ बातें करते हुए निकलता था। इसीलिए उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा तो गौरैया ही उनके बारे में जानती है। अब कुछ प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। चौथा प्रश्न का पहला आशय स्पष्ट करो का क वाला प्रश्न है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली के विषय में कहा गया इस पंक्ति में कि जिस तरह लॉरेंस थे नैसर्गिक जिंदगी यानी प्राकृतिक जिंदगी जीते थे, प्रकृति के बारे में सोचते थे, प्रकृति के ही नियमों पर चलते थे, उनका पालन करते थे, ऐसी नैसर्गिक जिंदगी, प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन? सालिम अली। आशय स्पष्ट करो का अगला प्रश्न है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन भी देकर उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि कोई अपने जिस्म की हरारत का मतलब है अपने जिस्म की गर्मी, और अपने दिल की धड़कन देकर भी, अगर कोई अपने हृदय को देकर, अपने दिल की धड़कन देकर भी उस पक्षी को लौटाना चाहे तो क्या वो पक्षी दोबारा वापस आ सकेगा? नहीं। उन्होंने यही कहा है कि इस पंक्ति के माध्यम से कि क्या दोबारा सालिम अली जैसा कोई पक्षी प्रेमी दोबारा होगा दुनिया में। अगला फोर्थ है हमारा, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। ये मैंने अभी आपको समझाया था कि सालिम अली अपनी प्रकृति की दुनिया में, जो प्रकृति की उन्होंने खोज की, जो पक्षियों की खोजबीन की, उसमें किसी एक जगह तक, एक स्थान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनकी देखभाल में, उनकी खोजबीन में लंबी लंबी यात्राएं करी। इन्होंने बहुत दूर तक सफ़र किया। जिस तरह एक सागर, अथाह सागर फैला होता है, उसी तरह से सालिम अली भी एक जगह पे सीमित नहीं रहे, जगह जगह जाकर उन्होंने पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी इकट्ठी की। प्रश्न 5 है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 5 आप कट कर देंगे, प्रश्न 5 हमें नहीं करना है। जब मैं आपको PDF भेजूंगी उसमें भी आपको ये कट मिलेगा, ये हमें नहीं करना है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 6 करना है, सालिम अली के व्यक्तित्व का जो हमारे सामने चित्र खींचा है वो बताना है। तो सालिम अली एक पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से उन्हें अथाह प्रेम था, प्रकृति और पक्षियों की खोजबीन में, उनके बचाव में, उनकी रक्षा में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ये उनके व्यक्तित्व के बारे में आपने जो भी पाठ में पढ़ा है, जो समझा है, आप अपनी तरफ से भी उसमें कुछ लाइनें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके पास जब मैं PDF भेजूंगी, पाठ को आप कम से कम 2-3 बार रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग लगाने के बाद आपको जो अपने आप से समझ आता है कि सालिम अली किस तरह के व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उन्होंने प्रश्न में पूछा गया है कि इस पाठ को जो शीर्षक दिया गया, जो टाइटल दिया गया, सांवले सपनों की याद, क्या ये सार्थक है? अर्थ है इसका? तो हाँ, ये पाठ जो है ये सार्थक, इसका शीर्षक जो है वो सार्थक है, क्योंकि सांवला मतलब धुंधला। इसमें लेखक ने सालिम अली की धुंधली यादों का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यमुना नदी के सांवले पानी के माध्यम से, नीले पानी के माध्यम से भी कृष्ण की लीलाओं की यादें हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, तो और लॉरेंस की भी यादों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
इसीलिए इस पाठ को ये शीर्षक देना उचित है, क्योंकि इसमें किसी को याद करके उसके विषय में लिखा गया ये एक संस्मरण है, इसलिए इस पाठ को दिया गया ये शीर्षक उचित है। उम्मीद करती हूँ बेटा आपने ध्यान से पाठ को सुना, समझा, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF में भेजूँगी, पाठ भी भेजूँगी। पाठ को पढ़ना है, प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं, समझने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद बच्चों।